हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी व्याख्या सहित 5 प्रश्नों की श्रृंखला में जो 100% जो बेस्ड है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस की जो है श्रृंखला है। यदि आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से हो या उड़ीसा से हो या किसी भी अदर स्टेट जिसमें भी एफएसओ का एग्ज़ाम आता है, उसके लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई, हमारी जो क्वेश्चन सेशन है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट विद द रेस्पेक्ट टू स्टोरेज टेम्परेचर। यानी कि देखो, जो स्टोरेज टेम्परेचर है उसके रेफरेंस में यदि बात करें, उसके संबंध में बात करें तो इनकरेक्ट इसमें पूछा है। फ्रोजन स्टोरेज में रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज शून्य होती है, ये बात सही है। फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ते हैं, ये भी सही है। 10 होता या 5 डिग्री सेल्सियस तो भी सही था। एंजाइमेटेड जो है फ्रोजन स्टोरेज में एंजाइमेटेड एक्टिविटीज मध्यम होती है, नहीं भाई देखो यहाँ पर ये गलत है। मॉडरेट मॉडरेट नहीं होती, यहाँ पर होती है लो, है ना, क्योंकि इसने ये शब्द दिया है मॉडरेट होती है, नहीं भाई न्यूनतम से न्यूनतम होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर क्या जाएगा, यही इसका जो है सी आंसर जाएगा। फ्रोजन स्टोरेज माइक्रोबियल एक्टिविटीज को दबा देता है, सप्रेस कर देता है, ये सही है ना। यदि जो खाना है उसको जो है ठंडे, है ना, फ्रीजर में आप रखें, जनरली जो फ्रोजन जो है स्टोरेज में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना होता है, टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ऊपर। ऊपर इन द सेंस माइनस में ही जाएगा, माइनस में 20, 30, 40, है ना, -40 तक भी रहता है ना। तो ये रेंज जो है जनरली फ्रोजन स्टोरेज में -18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है, ये ध्यान रखना है। चलिए, क्लियर है? हाँ भाई, आप लिख लें इसको, लिखना चाहें तो। अब देखो, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जो है यहाँ पर। चलिए, फ्रोजन स्टोरेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्लास यदि पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रोजन स्टोरेज वह स्टोरेज मेथड है जिसमें फूड प्रोडक्ट को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि फूड स्पॉलेज धीमी हो जाए और सेल्फ लाइफ बढ़ सके। यानी कि जो फूड है, जो खाना है, वो कम से कम खराब हो और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। सामान्यतः फ्रोजन स्टोरेज में फूड को -18 या उससे कम तापमान पर रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना, कि फ्रोजन स्टोरेज में जो टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भाई, ये देखो बहुत अच्छे से जो है यही ने ये बना के दिया है। चलिए भाई, और देखो, अच्छा देखो, फ्रोजन स्टोरेज का मुख्य सिद्धांत क्या है, लो टेम्परेचर प्लस वाटर फ्रीजिंग, यानी कि कम तापमान और जो जल होता है जल को फ्रीज कर देता है। फ्रीज इन द सेंस जो वाटर होता है उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, माइक्रोबियल जो ग्रोथ होती है, सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, उसमें क्या होती है, कमी आती है। क्लियर है? ये ध्यान रखें, जब फूड में उपस्थित पानी आइस क्रिस्टल में बदल जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए फ्री वाटर उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड की ग्रोथ रुक जाती है या बहुत धीमी हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। लो टेम्परेचर 18 डिग्री, -18 डिग्री सेल्सियस और बिलो, वाटर जो है वो आइस क्रिस्टल में जो है कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यदि आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज डाल दें, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। देखो, आपकी सहूलियत के लिए इस टाइप का जो कंटेंट है वो बनाया जा रहा है और बनाया गया है। हमारा जो कोर्स है उसमें भी
बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट ऐसे भी बनाया जा रहा है और हाथ से लिटरेचर भी बनाया जा रहा है, दोनों प्रकार से। मतलब इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, कंटेंट क्वालिटी पूरे राजस्थान में सबसे बेहतर करके हम रहेंगे। क्वेश्चंस क्वालिटी हो, कंटेंट क्वालिटी हो, प्रैक्टिस हो, सब कुछ हम बेस्ट करेंगे इस बार, बहुत बेस्ट करेंगे। अब देखो इसमें ये मैंने ये इसलिए पॉइंट लिया है, जब हम बात करें फूड जो है पॉइजनिंग या फूड स्पॉइलेज की बात करें, तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। इसका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिटेल से और बताऊंगा कि जो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है, ये फूड पॉइजनिंग सबसे खतरनाक फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है। यह एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है और बोtulinum टॉक्सिन बनाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है। जो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है ये एनारोबिक कंडीशन में बढ़ता है ना। कॉमन फूड, इनप्रॉपरली टेन्ड फूड, वैक्यूम बैग, प्रिजर्व फूड, इन सब में ये अटैक करता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो, यदि क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum इसका अटैक फूड में है और ऐसे फूड को कोई खाता है तो चांसेज होते हैं कि आंखों से धुंधलापन आना, इसके अलावा जो है पैरालिसिस होने के भी चांसेस रहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के द्वारा उत्पादित जो टॉक्सिन होता है ना, वो इतना हैवी पावरफुल, देखो यहाँ लिखा भी है, बोtulinum टॉक्सिन बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है, हमारी दिमाग की क्षमताओं को कम कर देता है ना, हमारे दिमाग पर जो है गहरा असर करता है। इसके अलावा हमारी जो मसल्स होती हैं उन पर गहरा असर करता है, इसीलिए पैरालिसिस हो जाता है। क्लियर है। चलिए देखो, आप एनारोबिक ग्रोथ करता है यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन है। ये देखो यहाँ पर पैरालिसिस है, डिफ़िकल्टी ऑफ स्वेलिंग है, जो है नहीं swallowing है, इसके अलावा जो है ब्लर विजन है। चलिए ये ध्यान रखें आप, और देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो हमारा कोर्स है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि क्वालिटी जो कंटेंट है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो कंटेंट से होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइव बैच है या रिकॉर्डेड है। हम रिकॉर्डेड बैच देते हैं लेकिन कंटेंट पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट देते हैं, इसीलिए हाईएस्ट सिलेक्शन भी फूड सेफ्टी ऑफिसर में एग्री पावर जयपुर कोचिंग से हुए हैं। क्लियर है। तो ये कोर्स लेने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। चलिए और देख लेते हैं इसी में फूड पॉइजनिंग माइक्रोब्स, है ना। ये भी एक बेसिक सी बात है कि जो फूड पॉइजनिंग जो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं देख लेता हूँ। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फूड पॉइजनिंग वह स्थिति है जिसमें कंटामिनेटेड फूड खाने के बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और टॉक्सिक। आप देखो कई बार क्या है, स्टूडेंट लाइफ में जनरली क्या है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ जो रहती है उसमें समस्या होती है। क्यों? क्योंकि भाई बाहर के खाते हैं, जनरली जो है स्टूडेंट लाइफ में व्यक्ति कहाँ है, बाहर का खाता है, बाहर रहता है, बाहर पढ़ता है, लाइब्रेरी जाता है तो बाहर का खाता है। तो ऐसी स्थिति में ये फूड पॉइजनिंग, जनरली ये कॉमन वर्ड है, होता है। और जो फूड पॉइजनिंग जो माइक्रोब्स हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ग्रो करना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। ये देखो डेंजर जोन्स, इवन 60 डिग्री सेल्सियस पर भी फूड पॉइजनिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपनी वृद्धि करते हैं, है ना। चलिए तो भाई ये याद रखना है आपको। डेंजर जोन देखो आप 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर भी फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। क्लियर है। चलो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा ये देखो, ये मैंने स्लाइड इसलिए लिए हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि भाई कौन सा वायरस है, कौन से वायरस हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से वायरस हैं
जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड हैं। तो देखो, एक तो होता है नोरो वायरस, यह फूड बॉर्न इलनेस का कॉमन वायरल कॉज है। और एक होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, है ना। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नोरो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस जो रहते हैं वो खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाले वायरस हैं। जैसे देखो, नोरो वायरस है, कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, दूषित जल है, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर, संक्रमित फूड हैंडलर है। ये इसकी वजह से जो है इसका सोर्स है नोरो वायरस का। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती रखी हुई है। दूषित पानी भोजन खाने से भी ये चांसेस रहता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जनरली फूड पॉइजनिंग में जीवाणु बैक्टीरिया भी सम्मिलित रहते हैं, लेकिन वायरस, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, फूड के सेल्फ डिकम्पोजिशन को रोकना या विलंबित करना किसके द्वारा किया जाता है ना। यानी कि प्रिवेंट करना। सेल्फ डिकम्पोजिशन मतलब कि जो खाना है वो स्वयं धीरे धीरे खराब हो रहा है, जल्दी खराब हो रहा है, उस चीज को प्रिवेंट किया जाता है ब्लांचिंग, फिल्ट्रेशन, सिक्यूजिन यानी कि निचोड़ना, ग्राइंडिंग। तो आंसर क्या जाएगा? ब्लांचिंग। और जनरली आपने पढ़ा होगा ब्लांचिंग, है ना, इसका जो आंसर। अच्छा, ब्लांचिंग क्या होती है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है। यहाँ पर देखो, ब्लांचिंग क्या है। ब्लांचिंग एक फूड प्रिजर्वेशन प्री ट्रीटमेंट मेथड है। प्री ट्रीटमेंट का मतलब है जैसे आप मार्केट से सब्जी लेके आए या आप अपने खेत से सब्जी को तोड़ के लाए, उसके बाद उस सब्जी को धोते हो और या गर्म पानी में थोड़ा बहुत उबाल के रख देते हो। ऐसा करने से क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, जो सब्जी है उसके जो माइक्रोब्स हैं वो हट जाएंगे, है ना, नष्ट हो जाएंगे, और काफ़ी हद तक जो आपकी सब्जी है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। यही इसका मोटो है। अच्छा देखो, ब्लांचिंग एक फूड प्रिजर्वेशन प्री ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें फ्रूट या वेजिटेबल को थोड़े समय के लिए हॉट वाटर या स्टीम में ट्रीट किया जाता है और फिर तुरंत कोल्ड वाटर में ठंडा किया जाता है। ये ध्यान रखें। ये देखो, आप कच्चे फल सब्जी गर्म पानी या भाप से उपचार करते हैं और यही उसके बाद ठंडा कर देते हैं। यही क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ब्लांचिंग कहलाती है। क्या कहलाती है लाडलो? ब्लांचिंग कहलाती है। क्लियर है? बेसिक है, कोई ज़्यादा इसमें एग्जाम में बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है ना। जैसे फ्रीज में आपको रखना है तो फ्रीज में आप ब्लांचिंग करके आप फ्रीज में रख दो, लंबे समय तक आप जो है फल और सब्जी को संरक्षित करके आप रख सकते हो। जब आप जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो इसमें ब्लांचिंग के बारे में डिटेल से भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद है इम्पॉर्टेंट एंजाइम इनएक्टिवेटेड बाय ब्लांचिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ब्लांचिंग के द्वारा कौन से एंजाइम फल और सब्जियों में जो रहते हैं उनको डीएक्टिवेट इनएक्टिवेट किया जाता है ना। ये ध्यान रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेरोक्सीडेज, कैटेलेज और पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और लाइपोऑक्सीनेज, है ना। क्या है? लाइपोऑक्सीजिनेज। ये आपको याद रखना है। 4 एंजाइम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पेरोक्सीडेज, कैटेलेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंड लाइपोऑक्सीजिनेज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना भाई। देखो, पेरोक्सीडेज एंजाइम सबसे हीट रेजिस्टेंट होता है, इसलिए ब्लांचिंग की एडिक्वेसी चेक करने के लिए इसे इंडिकेटर एंजाइम माना जाता है। ये, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो ब्लांचिंग है, आपने ब्लांचिंग की तो ब्लांचिंग अच्छे तरीके से हुई या नहीं हुई, जो ब्लांचिंग आपने की है वो प्रॉपर हुई या नहीं हुई, उसकी एडिक्वेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंजाइम को देखते हैं कि एंजाइम की मात्रा कितनी है ना। तो ये इंडिकेटर एंजाइम होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों?
इंडिकेटर एंजाइम होता है, यानी कि ये एंजाइम पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो गया है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर वे में ब्लांचिंग हो चुकी है। क्लियर है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ब्लांचिंग किस में हेल्प करती है? बेटर कलर, रंग में सुधार हो, बेटर टेक्सचर है ना, एंजाइम इनएक्टिवेशन एंड क्वालिटी रिटेंशन, गुणवत्ता संरक्षण, इसमें सभी चीज़ों में जो है ब्लांचिंग क्या है, हेल्प करती है। क्लियर है भाई लाडलो? चलो देखो पूरा 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगेगा पूरा डिटेल से जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए थोड़ा डिटेल स्टडी भी ज़रूरी है ना। अच्छा, ब्लांचिंग के उद्देश्य क्या है? एंजाइम इनएक्टिवेशन, माइक्रोवेल लोड कम करना, रिमूवल ऑफ एयर, ऑफ फ्लेवर रिमूवल, कलर रिटेंशन है ना, टेक्सचर सॉफ्टनिंग, पीलिंग में सहायता। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए अच्छा देखिए, यदि आप खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ज़रूर जुड़ना है। आप हमें 88240811 पर मैसेज करें FSO एग्ज़ाम। इस ग्रुप के माध्यम से आपको इस क्लास की जो फ्री PDF है वो आपको मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो इन्वर्ट शुगर सिरप है रिजल्ट फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सीधी सी बात है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? सिंपल सा इसमें पूछा है। तो देखो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा सुक्रोज का, तो वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा उसका। तो देखो हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूटता है। तो आंसर क्या जाएगा? ये आंसर जाएगा। तो याद रखना है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस यदि किया जाता है तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। क्लियर है? सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस होने पर यह 2 मोनोसेक्राइड में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दोनों के मिश्रण को इन्वर्ट शुगर सिरप कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड एलर्जी है ना। कई बार देखा होगा खाना खाने से एलर्जी हो जाती है, इचिंग है ना, खुजली, दांत खाज खुजली, खाना खाने से कई बार एलर्जी हो जाती है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फूड एलर्जी सामान्यतः खालिस्तान मीडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स होती है। अब देखो ये थोड़ा सा बायोलॉजी टाइप क्वेश्चन है, तो देखो इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही कोई खाना खाया और यदि किसी व्यक्ति को कुछ स्पेसिफिक खाने से कोई एलर्जी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो रेस्पॉन्स जो क्रिएट होता है, रेस्पॉन्स मतलब कि भाई कोई फूड एलर्जी रेस्पॉन्स का मतलब है फूड एलर्जी हो जाती है, उसको हमने रेस्पॉन्स कहा है। तो वो कौन सा रेस्पॉन्स है? वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए अब देखो फूड एलर्जी, यहाँ पर देखो एलर्जन आया, यानी कि फूड इंटरबॉडी, कोई भी आपने खाना खाया जो कि फूड एलर्जी जिसकी वजह से आपके फूड एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जन जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है पहचानता है, और ये इम्यून सिस्टम पर जो है, जो इम्यून सिस्टम की जो सेल होती है वहाँ पर जाके ये अटैक करता है ना। फिर उसके बाद जो है IgE एंटीबॉडी जो है इसका प्रोडक्शन होता है ना, जिसमें आप देखो B सेल्स जो है प्रोड्यूस होती हैं और IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है, और उसके बाद एलर्जी सिम्टम्स आते हैं। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति को किसी फूड से एलर्जी है, और तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रेस्पॉन्स जो है वो कैसे काम करेगा? फूड एंटर हुआ, इम्यून सिस्टम को वो पहचानेगा, और IgE एंटीबॉडी जो है प्रोडक्शन होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, उसके बाद जो है एलर्जी सिम्टम्स जैसे ईचिंग है
स्वेलिंग है, ब्रीद इन डिफिकल्टीज हैं, वॉमिटिंग है, ये सब होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा इसके बारे में और भी है, देखो। एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी वह इम्यून रिएक्शन है जिसमें शरीर की एंटीबॉडीज किसी एंटीजन के विरुद्ध अत्यधिक या गलत प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे टिश्यू डैमेज या एलर्जिक सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? इसमें मुख्य रूप से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आती हैं, है ना। जो भी ये रेस्पॉन्स होते हैं, ये 3 प्रकार के रेस्पॉन्स रहते हैं। टाइप 1 जो है, जिसे हमने इमीडिएट, है ना, ये लिख लेना भाई, ये एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल का जो आरपीएससी है उसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो हर एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 में इमीडिएट जो है हाइपर सेंसिटिविटी, जिसे हम IgE मीडिएटेड एलर्जी भी कहते हैं, है ना, ये आप ध्यान रखें। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ना। टाइप 3 जिसे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड जो है टाइप 3 को रेस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये याद रखना भाई, है ना। ये देखो, ये भी आप याद रखना है कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस हैं ये प्रकार हैं, 1st, 2nd और 3rd, कौन सी एंटीबॉडीज जो है बनती हैं। टाइप 1 वाले रेस्पॉन्स में IgE बनती है, टाइप 2 में IgG, IgGM ये बनती है, और टाइप 3 में IgG बनती है। क्लियर है? और यहाँ मेन फीचर दिए हुए हैं, बस आप तो ये एंटीबॉडी और इसके जो नेम है वो प्रकार हैं, लिख लेना और याद रखना। देखो, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो ऐसा मत सोचो भाई 1 दिन का काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मैंने भी कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और तभी सफलता मिलती है। जब आप संघर्ष करोगे बहुत ज़्यादा, तब सफलता मिलेगी। चलिए, द टर्म रेड एपर्टाइजेशन मीन्स, है ना, इस शब्द का मतलब क्या है। तो देखो, रेडिएशन स्टलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, रेड एपर्टाइजेशन, है ना। देखो RAD, है ना, बाकी तो एपर्टाइजेशन डिब्बाबंदी एक तरह से, है ना। RAD का मतलब रेडिएशन, इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन को देख लें, पढ़ लें क्या है। देखो, रेड एपर्टाइजेशन क्या है, इसे कॉमर्शियल स्टलाइजेशन बाय रेडिएशन भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है रेड एपर्टाइजेशन की, वह प्रक्रिया है जिसमें फूड को इतनी अधिक रेडिएशन डोज दी जाती है कि उसमें उपस्थित पैथोजेनिक और स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक मतलब जो रोग पैदा करते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो खाने को खराब करते हैं, नष्ट हो जाएं, इतना डोज इसमें दिया जाता है और फूड लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और इसमें, इसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाडलो, डोज रेंज, ये याद रखना है। रेड एपर्टाइजेशन में सामान्यतः जो रेडिएशन डोज रहती है वो 25 से 45 किलो ग्रेज, है ना, ये होती है GRA बाई किलो ग्रे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो रेड एपर्टाइजेशन में कितना डोज दिया जाता है रेडिएशन का, 25 से 45 जो है किलो ग्रेज, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसमें और भी है। अच्छा, ये जो नाम है ये भी किसने दिया था, निकोलस एपर्ट ने ही इसका नाम दिया है। फादर ऑफ ट्रेनिंग, डिब्बाबंदी के फादर निकोलस एपर्ट को कहा जाता है ना। चलिए, देखो, एपर्टाइजेशन मतलब हीट स्टलाइजेशन को कहा जाता है,
और रेड एपाटाइजेशन मतलब रेडिएशन स्टेलाइजेशन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, अच्छा देखो, इससे रिलेटेड टर्म रेडोराइजेशन, लो डोज रेडिएशन जो है, यानी कि कम डोज है, 0.4 से 10 क्लोरेज है, तो ये स्पॉइलेज को कंट्रोल करता है, तो इसे हम रेडोराइजेशन कहते हैं। जो है रेडिसेडेशन, और इसमें जो है मीडियम डोज रेडिएशन है, यानी कि इसमें कंट्रोल करना है फूड को, इसमें जो है सेफ रखना है, प्रिजर्व करना है, तो इसमें डोज जो है वो मीडियम डोज रहेगी। जो रेंज है वो क्या है, 2.5 से 10 क्लोरेज। और रेड एपेटाइजेशन मतलब हाई डोज रेडिएशन है, 25 से 45 है। तो देखो आजकल जो है पैटर्न चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये भी आप लिख लेना, जिसमें बोले सर क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो देखो इसमें देखो आप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इसके बारे में, इस है ना, आपसे पूछा जा सकता है रेडोराइजेशन क्या है, तो याद रखना है लो डोज रेडिएशन जिसमें स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम किए जाते हैं। रेडिसिडेशन मीडियम डोज रेडिएशन जिसमें नॉन स्पोर फॉर्मिन पैथोजेंस को नष्ट किया जाता है। और हाई डोज रेडिएशन जिसमें कॉमर्शियल स्टेबिलिटी प्राप्त की जाती है। क्लियर है? यहाँ तक ये शब्द याद रखना है, कॉमर्शियल स्टेबिलिटी। क्लियर है? चलो, बाकी बेसिक बातें हैं जो एफएसओ एग्ज़ाम के से रिलेटेड हैं, जो मैंने पढ़ा दी हैं, या आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। चलिए, तो हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप कंटेंट पे जाना। कई बार मेरे बोलने में जो है कई बार समस्या आती है, थोड़ा सा टन जो है स्लिप करती है, तो इसलिए थोड़ा सा उस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप समझने का प्रयास किया करें। क्लियर है? चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।